हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 40 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 41 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। 41 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। कब तक? तो विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका जो स्पीकर है पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है बताइए। तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा के पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ऑप्शन ए 42। आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है तो मिलान करते हैं। रमेश तावड़कर का संबंध गोवा से है। कुलतार सांधवान का संबंध पंजाब से। टी सत्यव्रत का संबंध मणिपुर से है। रितु खंडूरी का उत्तराखंड से है। तो मिलान जो दिया गया है वो बी ऑप्शन में है। देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कराया गया है तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 43। प्रश्न पूछा गया 43 में कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो नाम है राम किशोर शुक्ल। ऑप्शन ए। देखिए, दिए गए विकल्प में व्यक्तियों में राम किशोर शुक्ल मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो है प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये तीनों पदों को सुशोभित कर चुके थे। अन्य विकल्प में दिए गए व्यक्तियों में काशी प्रसाद पांडे सामयिक अध्यक्ष और अध्यक्ष तथा कुंजीलाल दुबे और तेजपाल टेम्भरे केवल अध्यक्ष पद पर रहे थे। 44 नंबर है, राज्य की विधानसभा के सत्रवसान का आदेश किसके द्वारा जो है दिया जाता है? राज्य की विधानसभा के सत्रवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सही जवाब है राज्यपाल। ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के क के तहत राज्य की विधानसभा के सत्रवसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा समय समय पर दिया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 174(2) ख के अनुसार समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा। 45 है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। दोनों कथन जो है सही है। कौन से कथन सही है? तो सी ऑप्शन, पहला दूसरा दोनों। इसके बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 176(1) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समन्वित दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। अनुच्छेद 208(1) के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 208(2) के अनुसार जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और अस्थायी आदेश प्रवृत्त थे उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 209 के तहत राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से किसी वित्तीय विषय से संबंधित सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि के द्वारा कर सकता है। साथ ही जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। 46 है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है? सही क्रम है, याद रखिएगा, पहले शपथ या प्रतिज्ञान होता है, इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है, इसके बाद मंत्रियों का परिचय, इसके बाद निधन संबंधी उल्लेख, यानी बी ऑप्शन में क्रम दिया गया है। विधानसभा की कार्यवाही में प्रथम सत्र में पहले शपथ या प्रतिज्ञान, फिर राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय होता है, उसके बाद
पूर्व या वर्तमान सदस्यों के निधन संबंधी उल्लेख के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। 47 है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है आपको बताना है। इसमें जो सही है वो है आपका ए, यानी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। इसके बाद सी, प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। और डी, एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। यानी ए, सी, डी देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अध्याय 9 के तहत लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव संबंधी व्यवस्था वर्णित है। नियम 50 के अनुसार ऐसा प्रस्ताव करने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। नियम 52(6) के अनुसार ऐसे प्रस्ताव के द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। नियम 52(3) के अनुसार ऐसा प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। साथ ही नियम 52(1) के अनुसार एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में ए, सी, डी सही है, जबकि बी सही नहीं है। 48, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? गणपूर्ति क्या है? राज्य विधानमंडल की बैठक को आयोजित करने के लिए जो कोरम है वो क्या है? तो देखिए कोरम क्या है, तो कोरम है कि 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वो होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा या अन्य उपबंध न करे तब तक राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इसमें से जो भी अधिक हो होगी। 49 है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग की प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग की प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा गृह विभाग, यानी बी ऑप्शन। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार प्रश्नगत विभागों में से सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के प्राक्कलन समिति क यानी ए के नियंत्रणाधीन है, जबकि गृह विभाग के प्राक्कलन समिति खंड बी के नियंत्रणाधीन है। 50 नंबर है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है? राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है? तो सही जवाब हो जाएगा पहला भारत के राष्ट्रपति के, तीसरा राज्यसभा के सदस्यों के, चौथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, यानी बी ऑप्शन, पहला, तीसरा, चौथा। राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है। अनुच्छेद 66(1) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। 51 है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। 52 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो सही जवाब हो जाएगा किसी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि के द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अन्वेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल के द्वारा विधि के द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसे निधि में ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थन बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन रखी जाएगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट। 53, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। 54 है, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यों में विधायिका का जो गठन है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 168। विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 178। सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित जो अनुच्छेद है 195। और वित्त विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद 199। यानी जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। राज्यों में विधायिका का गठन जो है अनुच्छेद 168, विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178, सदस्यों के वेतन भत्ते अनुच्छेद 195, धन विधेयक यानी मनी बिल्स की परिभाषा अनुच्छेद 199। प्रश्न संख्या 55 है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा के प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 माह से अधिक तक नहीं। 3 माह से अधिक तक नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 197 वन ख के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है। 56 है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, कितना? तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो याद रखिएगा 4 माह, बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह और विधानसभा के द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक यानी कुल मिलाकर 4 माह तक रोक सकती है। धन विधेयक को विधान परिषद को जो है 14 दिन की अवधि के भीतर मतलब 14 डेज के अंदर लौटाना होता है। 57 नंबर है, कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 199 के खंड 3 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पूरा स्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। इसके बाद 58, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मनी बिल यानी राज्य में जो धन विधेयक है विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 वन के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। 59 है, यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब है वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। वित्त मंत्री को क्या करना होगा? त्याग पत्र देना होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट
विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्याग पत्र देना होगा। 60 राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के। तो राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के। संविधान के अनुच्छेद 207(1) के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क से च तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक यानी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। 61 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 164 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। 62 किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन जो है सही नहीं है, यानी सी जो ऑप्शन है सही ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों में इस संविधान के द्वारा इसका अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक का अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री के सलाह के बगैर कर सकता है। 63 राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) क में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ध्यान में रखिएगा। 64 है मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो एक सही नहीं है वह है वह साधारणतः राज्यपाल के द्वारा चयनित होता है। ये कथन सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन। 65 बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? बिना विधानसभा का निर्वाचित हुए जो है कोई भी व्यक्ति मंत्री का पद कितने समय तक धारण कर सकता है? तो याद रखिएगा 6 माह तक। 6 माह के बाद उसे मतलब कि विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 164(4) में प्रावधानित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अतः राज्य मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। यदि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो इन दोनों कथनों को जब आप इन दोनों कथनों को गौर से देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो इन दोनों में से कोई सही नहीं है। एक बार आप इन कथनों को एनालिसिस करके ही आगे बढ़िएगा। डी ऑप्शन, इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह के अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तभी
अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा निर्वाचन आयोग के द्वारा इससे नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेकर हस्ताक्षर करता है। दूसरा, वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का है। तीसरा, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हो जो इस उद्देश्य से संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा तथा उसके अधीन विहित की जाए। संविधान का अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है, परंतु विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष और 30 वर्ष है, इसीलिए पहला कथन सही नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर निरहरता का वर्णन है। धारा 8(1) के अंतर्गत दिए गए विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माने या कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निरहित होगा और उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष के अतिरिक्त अवधि के लिए निरहित बना रहेगा। धारा 8(3) के अनुसार सिद्ध दोष अपराध और न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि के तिथि से निरहित होगा और उसे छोड़े जाने से 6 वर्ष के अतिरिक्त अवधि के लिए निरहित बना रहेगा। इसके तहत अस्थायी तौर पर निरहित किए जाने का प्रावधान नहीं है। इसके बाद 67, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा। राज्य विधानसभा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधान मंडल के द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। 68 है, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। इसमें 4 मतलब कि कथन है। कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा सही नहीं है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठकों में भाग लेता है, ऐसा मतलब कि जो स्टेटमेंट ऐसा नहीं है। तो पहला, दूसरा, चौथा डी ऑप्शन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 167 में वर्णित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। 69, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 167 डी ऑप्शन। 70 नंबर है, 2 वक्तव्य दिए गए। कथन ए, न्यायालय मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। न्यायालय मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को दी गई जो सलाह है इसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, ये सही है। दूसरा, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों कथन ए यानी कथन ए और कारण सही है। ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के विधिक उत्तरदायित्व की प्रणाली के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के खंड 3 में उपबंधित है कि इस प्रश्न के किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अतः न्यायालय मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य मंत्री परिषद को राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है, जबकि अनुच्छेद 164(1) के तहत मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने के कारण राज्यपाल के द्वारा जो है अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर। 71, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का जो मंत्री परिषद है सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? याद रखिएगा, विधानसभा के प्रति, ऑप्शन ए। 72, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की जो कार्य अवधि है कितने वर्षों की होती है?
तो 5 वर्ष की। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता और वह तब तक पद पर रहता जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रावधानित है। 73 भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी ये मुख्यमंत्री बनी थी। 74 है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तो सुचेता कृपलानी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 75 है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ला। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला थे, जो कि 26 जनवरी 1950 से 31 दिसंबर 1956 तक इस पद पर रहे। 76 से मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो सही जवाब है गोविंद नारायण सिंह, बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के प्रश्नगत मुख्यमंत्रियों में से गोविंद नारायण सिंह 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता न रहते हुए मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। इस अवधि में विजया राजे सिंधिया सदन के नेता रही थी। 77 राज्य शासन के कार्यों के प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाले प्रमुख शक्ति है। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली जो प्रमुख शक्ति है वो क्या है? तो सचिवालय, याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन सचिवालय। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन का शीर्ष स्तर होता है जिस पर राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण का दायित्व होता है। यह मुख्य रूप से राज्य सरकार के नीति निर्माण और उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है। 78 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। 2 कथन दिए गए हैं। 78 का सही जवाब क्या होगा? तो इसमें पहला कथन है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा और वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है। 79 है राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाले सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? तो मुख्य सचिव, डी ऑप्शन। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां फाइल्स मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, क्योंकि वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता है। इसके अतिरिक्त वह जो है सामान्यतः प्रशासन विभाग में शासन का सचिव होता है तथा शासन के समस्त सचिवों का प्रमुख होता है। 80 नंबर है प्रश्न संख्या 80। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो किसकी विधानसभा भंग नहीं हुई थी? तो बिहार की, डी ऑप्शन। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के बाद भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद जो है 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 81 निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रस्तावित किया है? निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रस्तावित किया है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण लागू किया गया, जिस पर उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी गई। उच्च न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा।
2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए जो है मतलब कि पुनः आरक्षण लागू किया था, जिसे पुनः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। फिर मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई और सर्वोच्च न्यायालय में अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। 2017 में तेलंगाना राज्य की विधायिका के द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 12% के लिए विधेयक पारित किया गया था, जिसे लागू नहीं किया जा सका है। 82 भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां समान यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? समान या कॉमन सिविल कोड लागू है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा गया। सही जवाब हो जाएगा गोवा, डी ऑप्शन। गोवा वर्तमान में प्रश्नगत राज्यों में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा के द्वारा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया, जिसे संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 11 मार्च 2024 को स्वीकृति मिलने के बाद अधिनियम के रूप में इसे अधिसूचित कर दिया गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता को अपने मतलब कि अगर बात करें तो गोवा के अलावा उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, यानी समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य उत्तराखंड। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आप लोगों का जो भी प्रतिक्रियाएं हैं हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, हम लोग वेट करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।